हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट की अमांडा पोएम पढ़ाने वाली हूँ। अमांडा नाम से ही एक टीनेज गर्ल का नाम लगता है, ठीक है, किसी गर्ल का नाम लगता है। तो ये पोएम उन हर बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है कि पेरेंट्स बहुत रोक टोक कर रहे हैं, यार मज़ा ही नहीं आता, हर बात में रोक टोक, ऐसे बैठे हो, ऐसे पढ़ते हो, बाहर चले जाते हो, खेलते रहते हो, हर चीज़ में क्या रोक टोक, खेल रहे हो तो यहाँ मत खेलो, इस तरीके के स्पोर्ट्स करो, इंडोर मत खेलो, बाहर जाके खेलो, बाहर खेल रहे हो तो धूप में मत खेलो, अंदर आके खेलो, गोरे हो काले हो, थोड़ी हाइट अभी और बढ़ती है, हर तरीके के पेरेंट्स की जो रोक टोक होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्न के रूप में आती है। हमें समझ में आता है कि कैसे रहना है, हम कहीं ना कहीं बेहतर बन जाते हैं। अगर उनकी हाइट कम रह गई है वो हमें बोल रहे हैं, या अगर उनकी हाइट ज़्यादा है और वो हमें कह रहे हैं कि थोड़ी और हाइट तुम भी बढ़ा लो, अच्छे लगोगे, या थोड़ा सा स्किन टैन हो गया है तो कुछ केयर कर लो स्किन की, या फिर केयरलेस मत हो जाओ ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें हमारे भले के लिए, हम अच्छे दिखें, हम अच्छे से बात करें, ऐसी लैंग्वेज में मत बोलो, थोड़ा सही से बैठो, नहीं तो कोई बाहर वाला आएगा तब भी हम ऐसे फेल करके बैठे रहेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसे बैठे हैं, हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो चीज़ों का ध्यान पेरेंट्स जिस उम्र में हमें बोलते हैं उसी उम्र में हमारे भी मूड स्विंग्स एकदम हाई लेवल पे होते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये पोएम अमांडा नाम की एक गर्ल के बारे में, जिसकी मम्मी, हम अज्यूम कर सकते हैं जिसके पेरेंट्स, जिसके एल्डर्स उसे हर चीज़ में टोकते रहते हैं। और अमांडा बीइंग अ स्मॉल टीनेज गर्ल, वो कुछ इमेजिनेशंस में पहुंच जाती है, उसे हर वक्त नैगिंग मिलता है तो उसके माइंड में एक अलग वर्ल्ड बन जाता है। इस पोएम में हम उसका भी वर्ल्ड देखेंगे और रियल वर्ल्ड में कैसी नैगिंग होती है ये भी देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, फिगर्स ऑफ स्पीच और समरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तीनों लाइन में अमांडा बोला है, मतलब कोई व्यक्ति है, मम्मी है, पापा है, कोई एल्डर्स हैं, वो अमांडा को बोल रहे हैं, ये अमांडा को एड्रेस करके बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला ऐसे बार बार अपने नेल्स मत खाया करो, अच्छा नहीं रहता, नेल कटर से कट करो या फिर रहने दो, पर नेल वाइटिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट। कहीं हम बैठे हैं बाहर, मान लीजिए स्कूल में बैठे हैं या फिर कहीं किसी फंक्शन में गए हैं, अच्छे से वी आर वेल ड्रेस्ड, एंड इफ़ अ गर्ल सो वो अच्छा ट्रेडिशनल आउटफिट, या फिर फॉरेन में जिस भी टाइप का कल्चर रहता होगा, अच्छा वेस्टर्न या ट्रेडिशनल आउटफिट पहन के, गुड हेयर्स, गुड मेकअप, दे आर सिटिंग वेरी नाइसली, एंड इफ शी इज़ डूइंग लाइक दिस ऑल द टाइम, दैट डज नॉट लुक गुड, फाइन। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच योर शोल्डर्स मतलब ऐसे ऐसे बार बार हमको शोल्डर्स का मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब जो पूरा ऐसे सी कप, हम ऐसे सी ऐसे एकदम टर्न होकर के बैठ जाते हैं ना, वो चीज़। सिट अप स्ट्रेट, अपने शोल्डर्स हमेशा स्ट्रेट रखो, ये चीज़ मम्मा हर वक्त कहती है। जब नए नए हम एक्टिवा चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं और हम ऐसे एकदम टर्न होकर के चला रहे होते, तब भी कहते हैं कि पीछे से धक्का मारता है, कमर सीधी रखो। हम बैठे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, कुछ होमवर्क कर रहे हैं और पूरी तरीके से नीचे झुके हुए हैं, तो कहते हैं ये सीधा रखो। क्यों ऐसा कहते हैं? नहीं तो कूब निकल जाएगी। हर चीज़ में पेरेंट्स हमको कुछ ना कुछ हमारे बेनिफिट के लिए कहते हैं। हम हर वक्त टेढ़े बैठे रहेंगे, हमको कमर में दर्द हो जाएगा। ये चीज़ें अमांडा के लिए कहीं ना कहीं तो बेनिफिट है, लेकिन जो टोन है बोलने का, समझाने सिखाने के बदले डांट करके बोला जा रहा है, क्योंकि पहले कभी ना कभी जब समझाया होगा तो नहीं समझा होगा। और अब इरिटेट होकर के पेरेंट्स भी कितनी बार बोला है नेल्स मत खाओ, कितनी बार बोला है ऐसे मत बैठो, वो चीज़ बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। देन कम्स द पैरेंथेसिस। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। इसे क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब पोयम में किसी के माइंड में चले गए हैं, किसी थॉट्स में चले गए, जो चीज़ कोई बोल नहीं रहा है, इट इज़ नॉट स्पोकन, इट इज़ जस्ट इन वर्ड्स, ठीक है, सिर्फ डिस्क्राइब किया गया है, कोई बोल नहीं रहा है। दैर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। ये है अमांडा की मन की बात। यहाँ पे नोटिस करना, वो कह रही हैं देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी, एमराल्ड इज़ अ कलर, एक ग्रीन कलर, सी ग्रीन कलर, ठीक है, एक एकदम शांत सी, पीसफुल सी है, वेयर जहाँ पे सोल, सोल मतलब इकलौता, अकेला, सोल इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, उस पूरी सी में अकेले सिर्फ मैं रहती हूँ। कैसे रहती हूँ? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड की तरह मैं वहाँ पे रहती हूँ। मरमेड जो कि फ्लेक्सिबली ड्रिफ्ट कर सकती है, कहीं पे भी हैप्पीली ड्रिफ्ट कर सकती है। क्यों उसे मरमेड ही बनना है?
बिकॉज मम्मा बॉडी स्ट्रेट रखने को कह रहे हैं, है ना। बॉडी स्ट्रेट मर्मेड को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक ह्यूमन फॉर्म में फ़िश है, वो कैसे भी फॉर्म कर सकती है, कैसे भी वहाँ पे ड्रिफ्ट कर सकती है, और वहाँ पे वो अकेली है, वहाँ पे उसको कोई परेशान नहीं करने वाला है। तो ये अमांडा की सोच है, जहाँ पे वो कह रही हैं कि मुझे ऐसे नहीं रहना है, इतनी रोका टोकी में मुझे नहीं रहना है। देन कम्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब मम्मा क्वेश्चन कर रही हैं, Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room? Tidy means clean. Did you clean your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes also, Amanda. अब मम्मा साफ सफाई की बात कर रही है, जिस पे अमांडा सोचती हैं आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन को कोई ज़रूरत नहीं है साफ सफाई करने की, वो जहाँ भी रह रहे होते हैं या तो वो गंदे में ही रहते हैं, या तो अगर वो किसी एनजीओ टाइप जगह पे रह रहे हैं, किसी आश्रम में रह रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग उनके लिए क्लीनिंग करते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, सड़क पे घूमती हूँ। आई पेटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, मैं मेरे ऐसे साइलेंट से और बेयर फीट मतलब बिना फुटवेयर के, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, मैं स्ट्रीट पे घूमने वाली ऑर्फन बेबी हूँ, और मेरे पैर जो हैं मैं अपने पैरों से सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न्स बनाती हूँ, मैं वहीं मिट्टी में खेलती हूँ, मुझे क्लीन होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई टोकने वाला है। जब मम्मा ने बोला कि बॉडी सीधी रखो तो फ्लेक्सिबल बनना था, जब मम्मा ने बोला कि क्लीन रहो तो गंदा रहना था, जब मम्मा मतलब जब पेरेंट्स नहीं होंगे आसपास या फिर मैं अकेले रहूँगी तो फिर कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। शी सेज दैट आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पेटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा किस तरीके से बात कर रही है कि साइलेंस जो है वो ऐसे सुनहरी लगती है, जैसे कुछ सोने का मिल गया हो, कि कितना शांत है, कोई बोल ही नहीं रहा है आज तो मज़ा आ गया। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और फ्री हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ, सड़क पे घूम सकती हूँ, सी में ऐसे अकेले ड्रिफ्ट कर सकती हूँ, दोज आर कैरेक्टर्स ओके। बट इफ़ आई वर अलोन, अगर मैं अकेले रहती, ना कि ऐसे कैरेक्टर्स की तरह बल्कि एज आई एम, अगर ऐसे अकेले रहती तो फ्रीडम कितनी स्वीट रहती। सुबह उठो, अपनी मर्ज़ी से स्कूल जाओ ना जाओ, घर आके खाओ ना खाओ, पढ़े रहो, पढ़ना है पढ़ो, खेलना है खेलो, जो करना है खुद करो। लेकिन बच्चे नहीं जानते कि बिना पेरेंट्स की लाइफ कैसी होती है। वो एक ऐसा एज स्टेज आता है कि जब पेरेंट्स चाहते हैं कि यही एज है बच्चों को सही और गलत, छोटे होते हैं तब तो उनको कुछ सिखा नहीं सकते, इस एज में वो इतने समझदार होते हैं कि उनको उनके लिए की भलाई बताई जा सके, और बच्चों को उसी एज स्टेज में ज़्यादा रोक टोक नहीं पसंद आती। ये कॉन्ट्रास्ट के ऊपर यहाँ पे मम्मी की डांट और बच्चे के खुद की सोच, सब बच्चों में ऐसी कोई ना कोई इमेजिनेशंस आती हैं, ठीक है। यहाँ पे अमांडा को अकेले ऑर्फन की तरह जीना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अपना रूम साफ़ करने के लिए, होमवर्क करने के लिए कोई बार बार बोले ये अच्छा नहीं लगेगा। शी सेज कि साइलेंस ही मेरे लिए सोना है, सुनहरा है, एंड द फ्रीडम इज़ वेरी स्वीट। देन कम्स द थर्ड वन, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चॉकलेट्स मत खाओ। क्यों मत खाओ? एक्ने, पिंपल हो जाता है। चॉकलेट्स मत खाओ, पिंपल हो जाता है। प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, मुंह इधर उधर घुमा के बात मत सुनो, सिर्फ इधर देखो, और फिर सामने देख रहे हैं तो बोलेंगे नज़रें उठा करके देख रहे हो इस तरीके से, नीचे देखते रहेंगे तो बोले सामने देख के बात करो, ठीक है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो यहाँ पे अमांडा को बोल रहे हैं कि जब मैं बात कर रही हूँ तो इधर उधर किसी चीज़ में ध्यान मत देना। इस बात पे अब अपनी ब्यूटी की जब बात आती है, हर पेरेंट चाहता है, इवन पेरेंट्स कैन नॉट सी देयर चाइल्ड अगली। अगर बच्चा थोड़ा भी 19-20 दिखता है या फिर जितना सुंदर हो सकता है इतने लुक्स के हिसाब से, एवरीवन इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ओके। अच्छा, जो जितने ब्यूटीफुल हैं या जो जैसे भी दिखते हैं, ब्यूटीफुल और अगली वैसे तो कोई बात होती नहीं है, सबको खुद अच्छे ही लगते हैं हम। फिर किसी दिन ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, तैयार हो गए होते हैं तो, या किसी दिन नॉर्मली ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं, किसी दिन कुछ नहीं किया होता फिर भी बड़े ख़राब दिख रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ब्यूटी की बात हो रही है। हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा अभी और थोड़ा गोरा हो सकता है, बच्चा अभी और थोड़ा साफ रह सकता है, उसके बाल थोड़े और अच्छे हो सकते हैं, अच्छे से कोम करके रहे तो अच्छा दिख सकता है। उन चीज़ों के लिए पेरेंट्स बोलते हैं अननेसेसरी पिंपल क्यों पालना है, ठीक है। इस बात पे अमांडा फील करती है आई एम रैपुंज़ल। नाउ हु इज़ रैपुंज़ल? रैपुंज़ल डिज्नी का एक कैरेक्टर है, एक गर्ल है जो कि बहुत प्रिटी है एंड शी हैज़ सच लॉन्ग मैजिकल हेयर्स कि उसके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे हैं। द स्टोरी इज़ टोटली डिफरेंट, पर बच्चों को जैसे नहीं अब टॉम एंड जेरी याद आ जाता है
या फिर बस करो हेनरी याद आ जाता है ऐसे में. सो शी इज़ रिमेंबरिंग रैपुंजल फ्रॉम डिज्नी. आई हैव नॉट अ केयर, मुझे केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी ही हूँ जैसी हूँ. लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर. वो कह रही हैं उस शो में, ये कार्टून में ऐसा कुछ दिखाया है कि जो रैपुंजल है उसे टावर में कैद कर लिया जाता है एंड देन वो अपने बाल नीचे गिरा करके अपने लवर को और हुएवर इज़ देयर उसको ऊपर बुलाती है, क्योंकि कहीं और से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो अपने बालों को एज अ रोप यूज़ करके नीचे भेजती है. तो वो कह रही है यहाँ पे ऊपर टावर के टॉप पे जहाँ पे वो रह रही है, इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. ऐसी लाइफ मुश्किल से मिलती है एंड इट इज़ सो पीसफुल, सो लोनली. I will certainly, certain मतलब पक्का, it is decided that I will never let down my bright hair. My bright hair एडजेक्टिव यूज़ कर रही हैं कि मेरी मम्मा को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे हेयर्स मेरे लिए ब्राइट हैं, मेरे हेयर्स मेरे लिए अच्छे ही हैं, एंड आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. मैं किसी को ऊपर आने ही नहीं देना चाहती, ना एल्डर्स को ना लवर को, मैं किसी को भी मेरे पास नहीं आने देना चाहती. आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ट्रैंक्विल एंड रेयर इन द टावर. अगर मैं रैपुंजल होती तो मैं वैसी ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करती. इस तरीके से ये पोएम यहाँ तक है. और फिर लास्ट में उसकी मम्मा बोलती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. ऐसे रोना या मुंह सड़ाना बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी. हर वक्त इतनी मूडी रहती हो, कोई क्या सोचेगा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. कोई भी ये सोचेगा कि मैंने तुमको नैगिंग किया है. पूरी पोएम में यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें मम्मा नैगिंग ही कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो आयरनी कैसे क्रिएट कर रही है. कोई सोचेगा कि मैंने तुम पे नैगिंग की है, कोई सोचेगा कि नैगिंग की है. ठीक है, नैगिंग ही हो रही है कब से, लेकिन वो तरीका वैसा है नैगिंग वाला. अगर यही बात शांति से की जाए तो शायद बच्चा समझे, ना समझे थोड़ा टाइम बाद समझे, लेकिन बुरा तो ना माने. अब यहाँ पे आकर के नीचे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है. देयर इज़ नो पैरेंथीसिस. पैरेंथीसिस है ही नहीं. ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट में मम्मी ने जब ये आयरनी वाला सेंटेंस बोल दिया तो इसके बाद सब खत्म हो जाता है. इतनी नैगिंग करके भी कोई क्या सोचेगा कि मैं डांटती हूँ तुमको, ये बात आ गई. ठीक है, तो अब इसके बाद तो मैं क्या ही सोचूं. बच्चे को ये चीज़ हो जाएगी कि हर चीज़ करके भी, मान के नहीं मान करके, इतना बुरा बिहेव देख करके भी जब मुझे ही सुनना है और मैं फिर मुंह भी ना बनाऊं, दुख तो होगा ना किसी को भी, तो मैं मुंह भी ना बनाऊं, तो इसके बाद बच्ची जो है वो सोचना ही बंद कर देती है. उसकी जो एक फैंटेसी वाली इमेजिनरी वर्ल्ड थी वो ख़त्म हो जाती है. ये 3 बार उसने कुछ ना कुछ सोचा, और इसमें कॉमन क्या है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अकेले रहना है. देन आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ऑर्फन अकेले, साइलेंस एंड फ्रीडम शी वॉन्ट्स. और फिर बाद में क्या आता है, आई एम रैपुंजल, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, एंड आई विल नॉट लेट माई हेयर डाउन, किसी को आने भी नहीं दूंगी. इन 3 स्टैंजाज 3 बार नैगिंग के टाइम, तीनों बार वो अकेले रहना चाहती है. उनको कोई भी नहीं चाहिए अपने पास. उनका एक कॉमन व्यू क्या है उनके थॉट्स में, शी वॉन्ट्स टू बी लोनली. और फिर उसके बाद तो वो किसी भी तरीके से रहना ही पसंद नहीं करती. उनने अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को भी बंद कर दिया, ताला लगा दिया. तो ये कंडीशन काफ़ी सारे बच्चों की होती है. तो ये पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसे एज स्टेज पे वो बच्चों को शांति से समझाए कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से रहना चाहिए, ब्यूटी की केयर कैसे करनी है, बॉडी पोस्चर की केयर कैसे करनी है, और अपने आसपास का सराउंडिंग, खुद की डिपेंडेंसी, मतलब अपनी चीज़ें खुद संभाल लो, क्लोथ्स फोल्ड कर लो, बैक पैक कर लो, क्लीन रखो स्टडी टेबल, एवरीथिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें खुद संभालनी, क्योंकि आगे जाके बड़े होंगे तब भी हर चीज़ मम्मी या वाइफ या ऑफ कोर्स गर्ल्स है तो हस्बैंड या मदर इन लॉ ये सब तो नहीं करेंगे. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, इसीलिए पेरेंट्स सिखाते हैं. लेकिन एक टोन होता है, वो पेरेंट्स को भी समझने की बात है, और बच्चे नहीं मान रहे तो पेरेंट्स का यही टोन रहेगा. ये बात बच्चों को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस पोएम में रॉबिन क्लेन ने बहुत खूब तरीके से बताई है. अब कुछ वर्ड्स थे हमारी पोएम में, जैसे ट्रैंक्विल, तो उनके मीनिंग हमको यहाँ पे क्या बताए गए हैं. लैंग्विड एमराल्ड सी, लैंग्विड एमराल्ड सी मतलब रिलैक्स्ड, एकदम शांत. फिर ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब स्लोली मूव करिए, फ्लेक्सिबली एकदम. पैटर्न्स मतलब तो हम समझते हैं डस्ट में पैटर्न बनाना कुछ कुछ पैर से. एंड ट्रैंक्विल मतलब काम, पीसफुल. ट्रैंक्विल एंड रेयर, ऐसी लाइफ टावर में ट्रैंक्विल एंड रेयर रहती है जो उसे अच्छी लगती है, एज रैपुंजल उसे अच्छी लगती है.
यहाँ तक ख़त्म करके हम आगे बढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस में। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी राइम स्कीम क्या जाएगी। कोई भी एक पेयर हम पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राइम स्कीम लिख दूँ, राइम स्कीम अब तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? क्या होता है नाउ, ये हमारा पहला स्टैंजा है और फिर आ रहा है पैरेंथेसिस। तो चलिए देख लेते हैं अपना राइम स्कीम। पहले तो तीनों में ही अमांडा दिया है, दैट विल बी ए ए ए। फिर दिया है स्ट्रीट फीट स्वीट, तो ये हो गया बी बी बी। तो क्या सारे स्टैंजाज में यही है? एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी हम लिख देते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम मतलब सिंपली राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो हमको लास्ट के वर्ड्स देखने रहते हैं और उनके अनुसार हमको ABCD लिखना रहता है। जहाँ तक सेम आ रहा है वहाँ तक एक ही लेटर कॉपी करेंगे। एमराल्ड सी, सोल इनहैबिटेंट इज मी, एंड मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो लास्ट में तो इसमें भी मी का ही ब्लिसफुली, तो वो ली वैसे ही आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो डन फाइन। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे राइम स्कीम। ठीक है, अगेन ए ए ए एंड बी बी बी, और फिर लास्ट में अगेन ए ए ए। अगर ऐसा कुछ है भी आपकी टेक्स्ट बुक में कि कोई एक आधा सेंटेंस से नीचे की तरफ दिया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी लास्ट वर्ड है उसके अनुसार ही हमको राइम स्कीम एडजस्ट करनी है, ठीक है? देन कम्स आवर पोएटिक डिवाइसेस। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि UGT ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और SST के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे UGT और ऐप स्टोर पे मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो राइम स्कीम तो हम कर चुके हैं, अब बारी आती है फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो एलिटरेशन, रिपीटेशन, इमेजरी, मेटाफर, इतना बेसिक तो हमको अब आ गया है। देखते हैं यहाँ पे अलग क्या है। एलिटरेशन दिया है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। I think I told you to clean your shoes. Then I think I told you that the same thing. Fine. Tranquil and tower. यहाँ पे think है, I guess think है या thought है पोएम में, ठीक है? अच्छा, tranquil tower. Life in a tower is tranquil and rare. और फिर stop that sulking and you are being so moody. तो वो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जैसे सेम आ रहा है, तो ये एलिटरेशन होता है। ये सब पोएम में हम पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पोएम्स में आता है। पहला लेटर या पहला सिलेबल अगर सेम है तो दैट विल बी एलिटरेशन। सिंपली एक लाइन में एटलीस्ट 2 वर्ड्स का होना चाहिए। देन कम्स रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब पूरा एक वर्ड ही कॉपी हो जाना, पूरा एक वर्ड या 2 वर्ड सेम हो जाना। और वही एनाफरा भी एक टाइप का आपके लिए तो रिपीटेशन ही रहेगा, इसको आप रिपीटेशन ही गिनेंगे। वो कब आएगा? जब 2 लाइन में सेम वर्ड्स से शुरुआत हो रही है, जैसे डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स एंड डोंट हंच योर शोल्डर्स, फिर सिमिलरली दूसरा था डिड यू डू योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम। तो ये क्या है? 2 लाइन में पहला वर्ड सेम आ रहा है, ये रहा पहला वर्ड सेम आ रहा है। दिस इज एनाफरा, जिसको GSEB में तो रिपीटेशन ही कहते हैं। ऑल राइट, देन कम्स अलूजन। अलूजन का बेसिक मीनिंग है कैरेक्टर्स, फेमस कैरेक्टर्स या फिर मूवीज़ के कैरेक्टर्स। मान लो बाहुबली लिख दिया, जेठालाल लिख दिया, तो ये सब क्या है? ऐसे
किसी को रेफ़र करके वो हमको उस कैरेक्टर की कोई क्वालिटी बताना चाह रहे हैं। ऐसा सेम आपका और कब आया था, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में आया था, जैसे एशियाटिक लायन और बेंगल टाइगर की वहाँ पे बात की गई थी। तो सिमिलरली यहाँ पे मरमेड और रैपंजल जैसे कैरेक्टर्स को गिना जा रहा है। देन कम्स मेटाफर। मेटाफर वी नो इनडायरेक्ट कंपैरिजन, राइट। तो एमराल्ड बोला जा रहा है ग्रीन सी को, साइलेंस को गोल्डन बोला जा रहा है, इतना प्रीशियस बोला जा रहा है कि सोने का जैसे प्रीशियस कोई सामान हो वैसे, और फ्रीडम को बहुत प्लेजरेबल माना जा रहा है, प्लीजेंट माना जा रहा है, स्वीट बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इमेजरी कहाँ क्रिएट हो रही है, मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। हमारे माइंड में एक फ़ोटो आ जाती है कि येस देयर इज़ अ मरमेड। एक तो ये एक बहुत बड़ी फैंटेसी है ह्यूमंस के लिए कि मरमेड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, हाफ ह्यूमंस हाफ फिश, दे लुक माइट हैव लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कितने अच्छे लगते होंगे ऐसे, है ना। तो मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो हमारे माइंड में भी एक फ़ोटो क्रिएट हो जाती है दैट डीप डाउन इन सम ओशियन और सी, ऐसा कभी कोई नज़ारा देखने मिलता होगा। Assonance and consonance, again I will tell you this is not included in GSEB curriculum, but it is important कि हम लोग लर्न कर ले, समझ ले अच्छे से। Assonance vowels के लिए होता है और consonance कॉन्सोनेंट के लिए होता है, जब एक ही लाइन में वो वॉवल या वो कॉन्सोनेंट का साउंड बार बार आ रहा है। जैसे आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अब यहाँ पे भी ओ आ रहा है, लेकिन ये वाला ओ अलग है। ये वाले ओ जो हैं वो ओ ऐसे ओ की मात्रा वाले प्रोनाउंस कर रहे हैं और ये ऊ की मात्रा वाले प्रोनाउंस कर रहे हैं। टू एंड यू, फाइन, एंड देयर इट इज़ रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। तो ये आर का साउंड कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है। देन कम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स मतलब एडजेक्टिव देना, कहीं पे एडजेक्टिव ट्रांसफर करना। यहाँ पे ब्राइट हेयर बोला जा रहा है। ब्राइट हेयर कहाँ एडजेक्टिव दे रहा है कि उसकी मम्मा को लग रहा था कि वो अभी इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी वो हो सकती है, और उसको अपने बाल अच्छे ही लग रहे थे, उसके बाल इतने स्ट्रॉन्ग, वो रैपुंजल जैसे बाल कंपेयर कर रही है कि मैं ऐसा तो कभी भी नहीं करूँगी। ब्राइट हेयर ऑफ रैपुंजल यहाँ पे बात हो रही है। देन कम्स द लास्ट वन, आयरनी। Anyone would think that I nagged at you, Amanda. कब से nagging ही चल रहा है, ये सरकाज़म है, आयरनी है, ठीक है। That I nagged at you, तो ये बात जो है लास्ट में आयरनी आ रही है, और इसी के साथ हमारी पोएम, हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच ख़त्म होती है। Now let's move to the special part, summary। तो सबसे पहले शुरुआत ही पोएट के नाम से हम करेंगे कि रॉबिन क्लेन ने ये पोएम बहुत अच्छे से लिख रखी है। रॉबिन क्लेन प्रेजेंट्स द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अ टीनेज गर्ल कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड एंड इंटरप्टेड बाय एडल्ट्स। जिस बच्चे को कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई रोके जा रहा है कि रुको रुको ऐसे मत करो, वो वाला काम पहले कर लो, या ये काम इस तरीके से करो। द पोएम शोज हाउ अमांडा इज रिपीटेडली इंस्ट्रक्टेड अबाउट हर बिहेवियर, मैनर्स एंड अपीयरेंस। उसको पूरा टाइम इन चीज़ों के लिए बोला जा रहा है। हर पेरेंट्स कंसर्न इज शोन एज नैगिंग रिपीटेडली मेकिंग अमांडा बी मेंटली डिस्टर्ब्ड। पेरेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके से अगर टोकोगे तो बच्चों पे भी कुछ असर होगा। टू एस्केप दिस प्रेशर अमांडा फैंटेसाइजेस हरसेल्फ। अमांडा खुद को बार बार लोनली मानती है, समझती है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में कि इससे तो मैं वैसे रह लेती, मज़ा आता। एज अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग पीसफुली इन द सी, और एन ऑर्फन रोमिंग फ्रीली ऑन द क्वाइट स्ट्रीट्स, और एज अ डिज्नी कैरेक्टर रैपुंजल लिविंग अलोन इन अ टावर। थ्रू दीज फैंटेसी अमांडा डिज़ायर्स फ्रीडम, साइलेंस एंड इंडिपेंडेंस। इन चीज़ों की तरफ से वजह से अमांडा जो है वो खुद को फ्री, साइलेंट और इंडिपेंडेंट समझना चाहती है, ठीक है। अवे फ्रॉम कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड एक्सपेक्टेशंस। कॉन्स्टेंट डांट पड़ रही है, कॉन्स्टेंट उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहना पड़ रहा है मुझे। हर इमेजिनरी वर्ल्ड गिव्स हर टेम्पररी पीस एंड कंफर्ट। और रियल वर्ल्ड में तो अभी भी वो वही सब सुन रही है, लेकिन माइंड में जो इतना डिस्टर्ब हो रही है तो उससे बच करके थोड़ी देर के लिए वो कंफर्ट जोन में आ जाती है, ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है, तो वहीं पे उसको अच्छा लगता है। The poem beautifully highlights the gap between parents and children during adolescence. Adolescence मतलब वो एज जब बच्चों को कोई कुछ बोले रोके वो अच्छा नहीं लगता, और पेरेंट्स को यही उम्र में बच्चों को ठीक करना रहता है कि अभी खुद के जैसे खुद के लायक हो जाए तो बेहतर रहेगा। While parents worry for their child's future, teenagers often misunderstood or feel restricted. ठीक है,
आगे बढ़ते हुए लास्ट में हम ये कह सकते हैं, इन द एंड अमेंडा सडनली स्टॉप्स फैंटेसाइजिंग, जब मम्मी बोलती है एनीवन वुड थिंक, जब बाहर वालों की भी बात आ जाती है कि सोशली कोई क्या सोचेगा तुमको इस तरीके से देख करके। व्हेन हर मदर वांट्स हर नॉट टू लुक मूडी बिकॉज पीपल मे थिंक शी इज़ बैडली ट्रीटेड, लोगों को क्या लगेगा हम कैसे रखते हैं तुमको, दैट थिंग seriously affects the child, and then she even stops her fake imaginary world thinking about that. ठीक है, this ending shows Amanda's helplessness कि वो अब क्या ही करे, सोच भी नहीं सकती, दुखी भी नहीं हो सकती, and how she silently suppresses her feelings. suppress मतलब दबा के रखती है अपनी feelings को. The poem conveys the importance of understanding teenagers with patience, love and बैलेंस्ड गाइडेंस. अच्छे से पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझानी चाहिए बच्चों को, इसके बारे में ये पोएम पूरी है. आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहेगा. 5 क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं. पहले 3 तो बहुत इजी है कि अमेंडा मरमेड बन के कैसे रहती, ऑफन बन के कैसे रहती और रैपुंज़ल बन के वो कैसे रहना चाहती थी. इसके अलावा अमांडा ने लास्ट में अपना पैरेंथेसिस क्यों बंद कर दिया, अपनी फैंटेसीज क्यों बंद कर दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट अमांडा को चॉकलेट्स खाने के लिए क्यों मना किया जा रहा था. बस ये एक है कि रूम टाइडी को क्यों बोला जा रहा था ये तो हम नहीं बोल सकते, तो चॉकलेट्स खाने का रीज़न भी दिया हुआ है, रिमेंबर योर एक्ने, कि उसको पहले कभी ना कभी एक्ने यानी पिंपल्स हुए हुए हैं जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो जाती है, एंड दैट इज़ ड्यू टू ईटिंग मोर चॉकलेट्स. तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं. आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. इसी तरह आगे के बाकी सारी पोएम्स के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट.